ठीक ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना है कुछ चीजें। जैसे एक पास्कल ट्रायंगल, एक पास्कल साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपना बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है, मतलब बड़े जो आपके अलजेब्रिक सम्स होते हैं उनके एक्सपेंशन को लेके इन्होंने एक थ्योरम दी थी और अपना एक ट्रायंगल समझाया था। उस ट्रायंगल को भी हमने और छोटे वे में करके समझा है। ट्रायंगल को मैं समझाऊंगा पहले क्या है वो ट्रायंगल जो उन्होंने बताया था, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बायनोमल कोएफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं, टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, वो सब। और फिर फाइनली बायनोमल एक्सपेंशन का प्रूफ समझेंगे एक बार ढंग से। अगर किसी ने बायनोमल अब तक पढ़ा होगा 12वीं वालों ने, तो उनको थोड़ा अच्छा रहेगा, रिवाइज हो जाएगा उनका। ठीक है, बहुपद तो सर। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कि जैसे a प्लस बी का की पावर अगर मैं 0 कर दूं, किसी की भी पावर आप 0 करते हो, उसका उसका सम हमेशा 1 आता है। किसी भी आप कोई भी नंबर लेते हो, कुछ भी नंबर x y z कोई भी नंबर आपने लिया, उसकी पावर अगर आप 0 कर दोगे इंडिविजुअली, तो सबकी वैल्यू इनकी 1 आती है ना? सबकी वैल्यू 1 निकल के आती है। तो किसी की भी पावर आप 0 करते हो, तो इसीलिए अगर a प्लस बी की पावर आप 0 करोगे तो वैल्यू 1 निकल के आती है। ऐसे ही a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर बोलूंगा, है ना, या फिर पहले 1 कर लेते हैं, ए प्लस बी की पावर 1 किया मैंने, तो क्या टर्म आएंगे? ए प्लस बी की पावर 1 मतलब ए प्लस बी की पावर 1 मतलब कुछ नहीं, ए प्लस बी, है ना? इसका जब होल की पावर 1 खोलोगे तो कोई मतलब नहीं, उसका 1 मतलब नॉर्मल लिख देंगे हम। ऐसे ही अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखूंगा तो वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। या फिर मोर ओवर इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? ऐसे ही मैं अगर a प्लस बी का होल क्यू लिखूंगा तो ये भी सबको पता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, पहला टर्म, प्लस 3ab स्क्वायर दूसरा टर्म, प्लस आखिरी टर्म होता है b की पावर q, है ना? इस तरीके से आप जो है इनके होल स्क्वायर, होल क्यू और ये सब आप खोलते हो। ऐसे ही आप a प्लस बी की पावर 4 खोलोगे तो क्या इसका क्या मतलब है बेटा? हम जो खोल रहे हैं इनका मतलब ये है कि कोई भी आप जो होल स्क्वायर या होल की पावर 1 खोल रहे हो, इसका पावर का मतलब है जो ये पावर है ना, घात, जो इनकी पावर है उसका मतलब है कि हमको उसी उतने ही टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है ना? ए प्लस बी की पावर 1 का मतलब क्या है कि ए प्लस बी को एक बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही मतलब है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, कि 2 बार उसको आपस में मल्टीप्लाई किया। या फिर हम जैसे क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 पावर है तो। ऐसी 4 पावर है तो हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये मतलब होता है ना इनका, ये बेसिक बता रहा हूँ। फिर फाइनली हम एक फाइनल जनरल टर्म की ओर बढ़ेंगे, जो जनरल हमारा क्या एक्सपेंशन बनता है तो वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी पहले समझ लेते हैं। जब आप ये a प्लस बी की पावर 4 खोलोगे तो आपका सम कुछ इस तरीके से आएगा, a की पावर 4 प्लस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यू प्लस b की पावर 4। अब देखो यहाँ कई सारी चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है ना। जैसे पहले वाले में आपने क्या ऑब्जर्वेशन रखोगे आप, कि जब भी आपकी जितनी भी घात है उसकी, जो भी a प्लस बी की घात है, उससे एक टर्म ज्यादा हमारा आंसर आ रहा है ना? मतलब जो आंसर आ रहा है, जितने टर्म आ रहे हैं हमारे आंसर में, आंसर मतलब ये जो टर्म है ना, ए बी, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, जैसे 2 पावर थी तो हमको 3 टर्म मिले इसमें, है ना? जब पावर 2 हो गई तो हमको कितने टर्म मिले बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यू हो गया तो तीन पावर में कितने टर्म मिले आपको? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, मतलब 4 टर्म मिले, है ना? 4 टर्म मिले। ऐसे ही 4 जब पावर हुई तो 4 में देखो, जब 4 पावर हुई तो आपको टर्म कितने मिले? ए की पावर 4 पहला, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड 5 टर्म। मतलब आप ध्यान से देखो, एक पैटर्न देखो कि जब भी आपकी जितनी भी पावर है, जैसे पावर पहले केस में क्या थी? 0, तो आपको एक टर्म मिल गया, मतलब एक टर्म ज्यादा मिल रहा है। मतलब अगर आपकी पावर n हो जाएगी, ए प्लस बी की पावर जब आप n करोगे तो आपको इसके एक्सपेंशन में बेटा कितने टर्म मिलेंगे? n प्लस 1। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ, क्योंकि जब भी आप देखो ध्यान से ऊपर पैटर्न देखो, ये भी मैं जनरल टर्म तो एंड में बताऊंगा ही, बस समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि जो भी जनरल पैटर्न बनना है हमें पहले कई सारे पैटर्न समझने हैं इसमें। वो पैटर्न अगर हम समझ जाएंगे तो हमें आगे जाके और इजी होता चला जाएगा।
ए प्लस बी की पावर 0 थी तो हमारा पहला टर्म आया, मतलब 0 जब पावर थी तो 1 टर्म आ गया। ए प्लस बी की पावर जब 1 हुई तो 2 टर्म निकल के आए, मतलब इससे हमेशा एक ज्यादा आना है ना, जो पावर है ना, जो भी घात है इसकी, उससे हमेशा एक टर्म ज्यादा आएगा एक्सपेंशन करेंगे तो। ये तो कोई एक्सपेंशन आपने किया, एक ए प्लस बी की पावर 1 किया तो आपको ए और ए प्लस बी मिल गया, 2 टर्म मिल गया है ना। ऐसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो आपको 3 टर्म मिल गए। तो ये तो हुई टर्म की बात। टर्म आपको क्लियर हो गया कि जितनी भी पावर होगी हमेशा उससे एक टर्म जब आप खोलोगे इसके होल स्क्वायर को या एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर, मतलब जो भी आपको एक अलजेब्रिक सम दिया हुआ है उसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको हमेशा एक टर्म उसमें ज्यादा ही मिलेगा एक्सपेंशन के टाइम पे। ठीक है, पहली चीज जो नोटिस होने वाली थी वो तो ये है। अब सेकंड, अब इनके देखो इनके कोएफिशिएंट, जैसे पहले केस में तो सिंपल वैल्यू आ गई 1, सेकंड केस में देखो ए और बी जो आए हैं इनके कोएफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो। ए का मल्टीपल क्या लिखा हुआ है कोष्टक, ध्यान से देखेंगे तो 1.1। ऐसी ए स्क्वायर प्लस 2ab में क्या हाईलाइट हो रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2 फिर यहाँ 1, है ना। ऐसी इसमें थर्ड वाले टर्म में 1 3 3 1 दिख रहा है ना क्लियरली। ये हाईलाइट देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1 ये 1, मतलब जब भी ए का कोई मल्टीपल नहीं है, ए का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो सिंपल 1 है वहां पे। और जहां पे 3 3 दिख रहा है वो क्लियरली दिख ही रहा होगा। ऐसी फाइनल ए प्लस बी के पी की पावर 4 वाले टर्म में पहले का क्या है मल्टीपल, मतलब कोएफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का क्या है कोएफिशिएंट 4 क्लियरली दिख रहा होगा 4, थर्ड टर्म का क्या है 6, फोर्थ टर्म का क्या है अगेन 4, और फिफ्थ टर्म का क्या है 1, है ना। तो ये सारे टर्म्स इनके कोएफिशिएंट्स हो गए। तो अब ध्यान से देखो, तुमको एक और पैटर्न समझ में आएगा अब इसमें। अब मैं यहाँ पे नीचे पास्कल्स ट्रायंगल बना रहा हूँ, जो पास्कल साहब थे उन्होंने जो हमें पास्कल्स, ठीक है, ट्रायंगल जो उन्होंने हमें समझाया था कि उन्होंने हमें ये पास्कल ट्रायंगल दिया वो क्या है। पास्कल ट्रायंगल देखो क्या है, जब आपने ए प्लस बी की पावर 0 करी तो आपका पहला टर्म क्या है बेटा 1, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए प्लस बी की पावर आप 1 कर दो, 1 किया तो आपके दो टर्म में दोनों टर्म में जो कोएफिशिएंट आए वो क्या है 1 1, ठीक है। फिर वो देखो थर्ड टर्म में जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर देखो पहला केस कवर हो गया केस 1, ये 2, ये रो 1। अब थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो में क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहां देखो कोएफिशिएंट जो 3 टर्म आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 2 1 क्लियरली दिख रहे होंगे, मैंने हाईलाइट किए थे 1 2 1। तो ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है 2, और यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। अब फोर्थ टर्म में आपने क्या किया ए प्लस, फोर्थ केस में क्या किया आपने ए प्लस बी का होल क्यू किया, तो आपको क्या क्या टर्म मिल रहे हैं 1 3 3 और 1, ये मिल रहे हैं ना आपको 1 3 3 1। ऐसे ही फिफ्थ वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी की पावर जब आपने 4 कर दी, जब आपने ए प्लस बी की पावर 4 करी तो आपके देखो कोएफिशिएंट जो रेड में हाईलाइटेड है क्या है 1 4 6 4 एंड 1, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बढ़ाते जाओगे। तो पास्कल साहब ने ये ट्रायंगल इसलिए दिया था कि जब भी आप ए प्लस बी का कोई भी एल्जेब्रिक एक्सपेंशन आप खोलना चाहोगे तो उनके जो कोएफिशिएंट हैं वो हमेशा इस फॉर्म में ही आएंगे, समझ गए। मतलब आप अगर उसकी पावर 1 करोगे तो इस ये वाला कोएफिशिएंट आ जाएगा, पावर 2 करोगे तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा, पावर 3 करोगे तो ये, मतलब 2 करोगे तो 0 1 2, तो ये 4 करोगे तो ये वाला एक्सपेंशन, 5 करोगे तो ये वाला एक्सपेंशन, मतलब ये वाले कोएफिशिएंट्स, ये सारे कोएफिशिएंट्स यूज हो जाएंगे। अब थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं इस फॉर्म को कि ये ऐसे आ क्यों रहा है। मतलब जब आपने ए प्लस बी का होल क्यू किया तो आपके जो टर्म मिल गए वो ये मिल जाएंगे क्लियरली। अब इसमें एक पैटर्न और है कि इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाने के लिए एक सिंपल पैटर्न है इसमें। देखो यहाँ पहले टर्म में देखो, पहली जो लाइन है उसमें 1 है क्लियरली, ठीक है। सेकेंड टर्म में भी 1 है, ये भी 1 है। अब थर्ड में देखो, थर्ड कैसे बन रहा है, थर्ड जो रो बन रही है बेटा वो हमेशा पहला तो देखो मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो आखिरी एलिमेंट है, मतलब इस जो भी हर एक इंडिविजुअल रो में देखोगे आप, रो मतलब पंक्ति, हर एक पंक्ति में दो देखोगे, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4, है ना। रो 1 रो 2 ऐसे 3 ये 4, इस तरीके से रो बनी हुई है। तो हर रो में आप ध्यान से देखोगे तो पहला देखो एलिमेंट क्या है 1 और आखिरी एलिमेंट भी 1 है, लेकिन बीच के चेंज हो रहे हैं। अब वो कैसे किस पैटर्न से चेंज हो रहे हैं वो जरा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं उसकी, कि देखो पहले केस में 1 और सेकंड केस में 1 1, थर्ड केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे जब 2 आया है तो उसने क्या किया हुआ है, पहले तो लेफ्ट में लिख दिया 1 और फिर इन दोनों का सम करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और यहाँ लिख दिया। फिर आखिरी में कुछ बचा नहीं ऐड करने के लिए तो 1 कोने में आ गया। फिर फोर्थ में देखो ध्यान से देखो 1 और 2 को उसने ऐड कर दिया 3 आ गया, फिर 2 और 1 को ऐड कर दिया ये 3 आ गया, फिर ये कोने में 1 आ गया। फिर पांचवे में जिसमें 5 टर्म है
पांचवें वाले केस में रो 5 में जब 5 टर्म आ गए तो देखो पहला 1 और आखिरी 1 तो लिख ही दिया उसने 5 के लिए। अब बीच के 3 टर्म कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड किया उसने तो 4 आ गया, 3 + 3 को ऐड किया 6 आ गया, 3 + 1 को ऐड किया तो 4 आ गया, और फिर आखिरी में 1। अब ध्यान से देखो, अब मुझे छठवां केस बनाना है। अब ये तुम खुद ही बता दोगे, पहला और आखिरी टर्म, पहले तो 1 लिख ही लो, पहला टर्म तो 1 आना ही है। सेकंड टर्म क्या आएगा बेटा, 1 + 4 कर दोगे तो 5 बन जाएगा यहाँ, 4 + 6 कर दोगे तो 10 बन जाएगा यहाँ, 6 + 4 कर दोगे तो फिर से 10। देखो ध्यान रखना, छठवां नंबर है तो 6 एलिमेंट या 6 टर्म तो आने ही आने हैं। अभी 4 हो गए आपके, आखिरी का पता ही है आपको 1। अब एक और रह गया, एक और क्या रह गया, 4 + 1 कर दोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और आखिरी में तो 1 है ही है। इसी तरीके से 7वां केस बनाओगे तो एक पैटर्न, इस पैटर्न को रटना नहीं है आपको, मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि पास्कल ट्रायंगल क्या है, उन्होंने कैसे दिया था एक्सपेंशन, वो समझा रहा हूँ। तो अगला देखो, अगला 1 तो आना ही आना है, फिर 1 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 6, 5 + 10 करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 10 + 10 करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 10 + 5 करोगे तो 15 आ जाएगा, 5 + 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, और आखिरी में 1। इस तरीके से ये पास्कल ट्रायंगल उन्होंने दिया था कि इस तरीके से जो भी आप x प्लस, और ये जितने भी रो के नंबर है यहाँ जो भी एल्जेब्रिक सम है आपका x + y है a + b ले लेते हैं, हमने a + b लिया है, तो a + b की पावर 0 के कोएफिशिएंट्स ये रहेंगे, a + b की पावर 1 के कोएफिशिएंट्स ये रहेंगे, a + b का होल क्यूब खोलोगे तो हर टर्म के जो कोएफिशिएंट है वो इसी उसमें रहेंगे सीरीज में, पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 1। ऐसे ही a + b की पावर जब आप 4 करोगे, ठीक है, सॉरी 2 है ये 3 है ना, 3 करोगे तो आपको ये वाले कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। ऐसे ही 5वें केस में जब आप a + b की पावर 4 करोगे तो आपको ये वाले कोएफिशिएंट मिलेंगे, फिर आप a + b की पावर आप 5 कर दोगे तो आपको ये वाले कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। तो ये पास्कल ट्रायंगल था कि जब भी आप इनकी होल की पावर 5 खोलोगे तो आपको पता तो है नहीं तो आपको या तो 5 बार मल्टीप्लाई कर लो जो कि कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। चलो ठीक है, पास्कल साहब ने ट्रायंगल दिया, हमने मान लिया कि भाई उन्होंने सही चीज दी है, ये तो बड़ा इजी हो गया हमको एक्सपेंशन खोलना। बट मान लो अगर आपको हायर टर्म के खोलने पड़ गए, मान लो कि उसने बोल दिया कि a + b की पावर 10 खोलो, अब आप इसको 7, 8, 9, 10, 11 तक तो बनाओगे नहीं, इस ट्रायंगल को बढ़ाते बढ़ाते फिर वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। या फिर a + b की पावर उसने बोल दिया 15, तो आप ऐसा तो है नहीं कि इस ट्रायंगल को बढ़ाते बढ़ाते 16वें केस तक ले जाओगे और फिर वहां से अपने जोड़ के वो सम बताओगे, तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। इसीलिए इसको एक और जनरलाइज फॉर्म में समझने के लिए उन्होंने एक और लिंक दिया है। वो क्या है, पहले एक पैटर्न और समझ लेते हैं इसी में। एक पैटर्न ये है कि ध्यान से देखो, जब आपने a + b की पावर 1, ऊपर देखो ध्यान से, a + b की पावर जब आपने 1 खोला तो पहला टर्म आया a, दूसरा आया b, है ना। अब जब a + b का होल स्क्वायर खोला आपने तो a² + 2ab + b² आया, क्यू खोला तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि जब हम कोई भी होल स्क्वायर से ले लेते हैं, जब आप पैटर्न खोलते हो तो पहले a की पावर सबसे ज्यादा होती है ना, और b की पावर सबसे कम। a² जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे ब्रैकेट मल्टीपल में ये भी तो लिखा हुआ है b की पावर 0, b की पावर किसी की पावर आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये तो 1 हो जाएगा b की पावर 0, और ये अल्टीमेटली a² आ जाएगा, प्लस ab 2ab लिखा हुआ है, तो देखो a की पावर 1 कम हो गई और b की पावर 1 बढ़ गई, 0 से 1 पहुंच गया, फिर आखिरी में b²। देखो a की पावर 2 से 0 होगी फाइनली, यहाँ पे a की पावर 0 भी तो लिखा हुआ है a² + 2ab + b² में, तो a की पावर देखो बढ़ के कम हो रही है, और b की पावर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब b की पावर बढ़ रही है और a की पावर कम हो रही है ना। तो ये पैटर्न हमेशा रहता है जब भी आप कोई भी होल क्यूब देखो, होल क्यूब जब आप खोल रहे हो तो a³ मतलब a की सबसे ज्यादा पावर, फिर अगले वाले में a² मतलब 1 कम हो गई, फिर अगले वाले में उससे 2 से 1 और कम हो गई, a आ गई, फिर आखिरी में 0 हो गई। ऐसे ही b की पावर देखो, a + b के होल क्यूब में पहले b की पावर 0 जो दिख नहीं रही है, b की पावर 0 मतलब 1, और ऐसे ही फिर सेकंड वाले केस में b की पावर 1 आ गई, थर्ड टर्म में b की पावर 2 आ गई, b की पावर 2 आ गई, और आखिरी में b की पावर बढ़ गई। मतलब ध्यान से देखो, जब आप एक्सपेंशन खोलोगे तो a की पावर तो डिक्रीज होती है बढ़ने के बाद, मतलब हाईएस्ट पावर से लो पावर की तरफ तो डिक्रीज होती है, और b की पावर क्या करती है, वो इंक्रीज होती है हमेशा, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो ये 2-3 चीजें ऑब्जर्व करने वाली थी। तो अब काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पास्कल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, बताओ मुझे, अब आगे बढ़ूं मैं। हेलो सर। हाँ बोलो प्रदीप। सर a + b के होल स्क्वायर को तो a² + b² + 2a भी तो लिख सकते हैं, तो उसमें कैसे होगा? तो सही तो लिखा है, a² + b² + 2ab लिखो, चाहे a² + 2ab + b² लिखो, कोई अंतर है क्या उसमें?
सर तो 2 फिर बीच में नहीं ना आएगा, जो पास्कल ट्रायंगल लॉ में जो बताए हैं। हाँ, तो एक्चुअल में जब आप लिखते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप पैटर्न बनाने के लिए कैसे लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखोगे ना। एक्चुअल में लिखा ऐसे ही जाता है, वो तो हम लोग अपनी समझ के लिए ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लॉ सेम है, जो पास्कल ट्रायंगल का लॉ है वो अगर ऐसे फिट हो रहा है, मतलब आपके ऐसे टर्म लिखने फिट हो रहा है, तो कोई गलत थोड़ा है, वो तो सही कह रहा है। आपको इजी हो रहा है ना। आपको जब चौथा या पांचवा टर्म निकालना है, तो पास्कल ट्रायंगल से जब आप निकालोगे तो आप बीच के टर्म सिंपल लिख दोगे, जो भी ए स्क्वायर प्लस, देखा बीच में 2 है तो 2ab आ गया, प्लस आखिरी में बी स्क्वायर यानी 1 का मल्टीपल है तो बी स्क्वायर आ गया। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप बीच में क्या बाद में भी लिख सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि पास्कल का लॉ फेल हो रहा है, पास्कल का लॉ फेल नहीं हो रहा है, हमने गलत तरीके से इसको याद किया हुआ है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मेमोराइज करने के लिए आप कैसे भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस तरीके से। और लिखना है तो हम इस वे में ही लिखते हैं, ताकि जो पैटर्न है, एक पैटर्न समझाने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया। आप एडिशन में चाहे कोई चीज आगे लिख दो, चाहे मैथमेटिकल टर्म में, जब तक आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, अदरवाइज अगर आप कैसे भी लिख रहे हो और आपका जो मेथड है वो सही है, तो वो सही होता है। फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पास्कल का ट्रायंगल और इसके कोई भी। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी, बाकियों को किसी और को कोई डाउट है तो आगे बढ़ू फिर मैं। यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे ये है कि देखो, अब इसमें क्या है, जब पास्कल ट्रायंगल बना तो उन्होंने ये कोएफिशिएंट्स दे दिया आपको, है ना, या उसके 1 1 1 1 2 1 ये आपके कोएफिशिएंट दे दिए, जितनी जितनी। ये पहला केस मतलब पावर 0 है ना, जब पावर 0 है, दूसरा केस मतलब पावर 1, तीसरा केस मतलब पावर 2, फोर्थ केस मतलब ये। तो इस तरीके से मैंने यहाँ दिखाई दिया है तुमको कि क्या मतलब है। पहला ये प्लस बी 0 पावर 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, ये तो आपने सिंपली बता लिया, निकाल लिया पास्कल ट्रायंगल से। लेकिन मैंने तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब मान लो आपको वो बोले कि भाई a प्लस बी की पावर 15 निकाल के दिखाओ हमको। अब आप पास्कल ट्रायंगल बनाने बैठोगे तो बन तो जाएगा, लेकिन वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपको बहुत लंबी जगह लेनी पड़ेगी, आपका टाइम खराब होगा वो करने में। इसीलिए इसको उन्होंने और जनरलाइज फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। क्या, वो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, मैंने सेव कर दिया है वैसे, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी लेकिन नोट्स बनाते रहना, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे, और टाइम चाहिए लिखने के लिए तो बताओ मुझे, ठीक है। सर रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, लिखो लिखो, जब हो जाए तो मुझे बताओ। हेलो सर। हाँ बताओ। सर जो लास्ट वाला किए हैं वो लास्ट में क्या 6। मतलब, बताओ। यस सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, हो गया, नोट हो गया सबका। बोलो यार बोलो, टाइम खराब हो रहा है ऐसे। यस सर। ठीक है, हो गया सबका, चलो अच्छी बात है। अब देखो, ये एनसीआर का फॉर्मूला किस किस को पता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस
आर फैक्टोरियल। ये हमने परमुटेशन में सीख लिया है, जब हमने परमुटेशन पढ़ा था तो परमुटेशन में हमने ये चीज सीख ली है। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा पास्कल के मेथड के साथ ट्राई करेंगे। क्या है कि पास्कल साहब ने जो हमें मेथड दिया है कोएफिशिएंट निकालने का, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, पावर हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है, ए प्लस बी की पावर जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमारे हर टर्म में तुम ध्यान से देखो जितनी पावर हो रही है उससे हमें एक टर्म ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमारी जितनी भी पावर है ना उससे हमको मतलब सॉरी एक जितनी पावर है उससे एक टर्म तो ज्यादा मिलना ही है। हमारे जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो जब हम उनके कोएफिशिएंट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो कोएफिशिएंट्स के लिए हमको अगर जैसे पावर 2 है तो 2 टर्म तो आते नहीं है, वो पावर 3 आते, वो एक्चुअल में 3 टर्म आते हैं, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो हमको क्या करना है, हमको जैसे ये पहली पावर के केस में हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको लिखूं क्या निकल के आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो nc0 क्या होता है 1, तो मतलब मैं 1 को nc0 लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं है ना। तो इसको भी मैं इसके दूसरे केस वाले के दोनों टर्म भी में nc0 और nc0 करके लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि nc0 की वैल्यू 1 होती है। अब nc1 की वैल्यू बताओ कोई मुझे, nc1 क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। nc1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो n इंटू ऊपर वाले क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका n। तो nc1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी n, ठीक है, 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज n, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है nc2। nc2 जब आप निकालोगे तो क्या, एक सेकंड थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ बनाता हूँ। nc2 जब आप निकालोगे तो nc2 कैसे निकालोगे आप, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप nc2, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आपका 2 फैक्टोरियल वाला टर्म तो कट जाएगा इसमें से पूरा, फाइनली आपका आंसर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और हमारे जो टर्म है ना वो निकलते चले जाएंगे। जैसे nc0 की वैल्यू अभी क्या आई थी, nc0 की वैल्यू 1 आई थी, तो हम पहले वाले केस में लिख सकते हैं कि भाई हाँ ये nc0 है ना। तो nc0 है हमारा, हम क्लियरली जो है nc0 से इसको कर सकते हैं। लेकिन अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी पावर कितनी है। जैसे दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हमारा n क्या हो जाएगा 1, तो हमको 1c1 की वैल्यू निकालनी है ना। एक मिनट, ये प्रदीप डिस्कनेक्ट हो गया, वेट, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ कुछ समझाने के लिए, प्रॉब्लम वही हो रही है। देखो nc0 हो गया। अब दूसरे केस में क्या है, पहले केस में पावर 0 थी, दूसरे केस में पावर 1 है ना, a प्लस बी की पावर 1 है। तो जब 1 है तो आपको 1c1 की वैल्यू बताओ मुझे, 1c1 की वैल्यू क्या होती है, 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। तो दूसरे वाले केस में जब पावर 1 हो गई तो पहले वाले टर्म को हम लिखेंगे nc0 और दूसरे वाले को लिखेंगे हम nc0 नहीं, पहले वाले टर्म को लिखेंगे 1c0 और दूसरे वाले को लिखेंगे 1c1, ठीक है, क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर 1 थी तो 1 में से तो आप निकालोगे। ऐसे ही जब आपका तीसरे केस आएगा, जब तीसरे में पावर 2 हो जाएगी, आपकी घात 2 हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे, पहला टर्म बनेगा 2c0 जो 1 है, 2c0 जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल दैट इज 1 अगेन। तो पहला इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी पहला टर्म है वो हमेशा पावर, जितनी मैक्सिमम पावर है उतने में से आपने 0 लिया, 2c0 करके उसका टर्म बना दिया। जैसे ये 2c0 पहला टर्म बन गया, दूसरा टर्म कैसे बनेगा 2c1, तो 2c1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल दैट इज 2, और 2c2 आखिरी टर्म बनेगा, है ना, 2c2 आखिरी टर्म बनेगा जो क्या है 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज अगेन 1। तो इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से देखो, जब आपने दूसरा केस लिया, देखो 1 पहला जो कोएफिशिएंट आया वो 1 आया, दूसरा कोएफिशिएंट 2 आया, तीसरा कोएफिशिएंट 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी पावर 2 हुई
जब आपकी पावर 2 हुई तो आप इनके जो कोएफिशिएंट निकालोगे वो ऐसे निकालोगे, पहले 2c 0 लिखोगे प्लस दूसरे टर्म कोएफिशिएंट 2c 1 हो जाएगा प्लस तीसरा कोएफिशिएंट 2c 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जब पावर 3 हो जाएगी तो 3c 0 हो जाएगा, 3c 1 आ जाएगा, 3c 2 आ जाएगा एंड फाइनली 3c 3 आ जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम पावर है वहां तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने पावर 2 करी तो बेटा 3 टर्म आ रहे हैं, एक टर्म ज्यादा आता है ना, तो एक टर्म ज्यादा के लिए आपको 3c 0 ऐड करना पड़ रहा है, इसीलिए एक टर्म ज्यादा आ रहा है हमेशा। तो आप पहले वाला 3c 0 ले रहे हो, मतलब 2c 0 स्क्वायर वाले केस में 2c 0 2c 1 एंड 2c 2, और क्यू के केस में जब पावर 3 हो जाएगी, थर्ड केस में, फोर्थ केस में मतलब पावर 3 हो जाएगी, तो जो चार टर्म निकल के आएंगे वो 3c 0 3c 1 3c 2 3c 3 से निकलेंगे। आपको मैं सेव कर देता हूँ, सेव करता जा रहा हूँ, ये थोड़ा मिटाऊंगा मैं, दूसरा टर्म बता दिया, तीसरा टर्म मुझे यही निकाल के बताना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मैंने सेव कर दिया है, तो मैं नोट्स पे भेज दूंगा मैं अलग से। जैसे 3c 0 है बेटा, 3c 0 कैसे निकालोगे आप, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 माइनस 0 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 आ जाएगा। 3c 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3। 3c2 निकालो आप, 3c2 के निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 डिवाइड बाय 2 अगेन हो गया, तो 3 आ गई इसकी वैल्यू। 3c3 तो आपको पता ही है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो ध्यान से देखो, ये जो है आपके फोर्थ केस में जब, सॉरी थर्ड केस में जब, सॉरी फोर्थ केस में जब पावर 3 थी बेटा, तो देखो जो कोएफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल में लिखे हुए हैं 1 3 3 1, वही आपको 3c 0 3c 1 3c 2 और 3c 3 करके मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको निकालना है कोई एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर, जब वो 14 15 आपको दे देगा, तो वहां पे आप एक तो आपको ये पता लग गया कि जितनी पावर है उससे एक टर्म ज्यादा ही आना है, क्योंकि आप nc 0 से शुरुआत करते हो काउंटिंग की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको वो निकालना होगा टर्म, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल मैक्सिमम पावर लेके आपको सिलेक्शन करना है परमुटेशन की तरह 3c 0 से लेके उतने टर्म तक, तो आपको सारे कोएफिशिएंट्स लाइन से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद a और b की पावर को ऐसे लिखना है कि उनकी a की पावर कैसे लिखनी है कि a की पावर तो डिक्रीज करती है, पहले हाईएस्ट पावर आती है फिर वो कम होती जाती है, b की पावर क्या करती है, पहले कम होती है फिर वो बाद में बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगले पेज पे बता देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, बाकियों को? यस सर। गौतम, प्रदीप? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सौरभ, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे तुमको एक एग्जांपल के तौर पे और समझा देता हूं, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल लिया हमने, है ना। मान लो तुमको a प्लस बी की पावर 7 खोलना है। अब इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करोगे एक्सपेंड, अभी अभी बताया मैंने कि आपको 7 पावर है, तो पावर, जब पावर आपकी जितनी है, पावर यानी घात, उससे हमेशा एक टर्म ज्यादा आना है। एक्सपेंड करोगे तो कितने टर्म आएंगे बेटा, जो टर्म बनेंगे एक्सपेंशन के बाद वो 8 होंगे। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि एक टर्म ज्यादा ही आता है। ठीक है, अब हम इनकी काउंटिंग कैसे करेंगे बेटा, हम काउंटिंग ऐसे करेंगे, जो टर्म आएंगे वो ऐसे आएंगे, 7c 0 प्लस 7c 1। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ a और b के लिए, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। 7c 2 प्लस 7c 3 प्लस 7c 4 प्लस 7c 5 प्लस 7c 6 प्लस फाइनली 7c 7। ठीक है, कितने टर्म हो गए, ध्यान से गिनो। पहला टर्म, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8, टोटल 8 टर्म हो गए, है ना। 8 टर्म हो गए क्लियरली। अब a प्लस बी की पावर 7 कैसे खोलोगे आप, जब और मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले a की हाईएस्ट पावर होती है और b की पावर 0 होती है। तो देखो a की पावर 7 हो जाएगी इस केस में, और b की पावर 0 हो जाएगी। ध्यान से देखो, जो मैंने आगे एनसीआर लिखाया है, वो पहले हाईएस्ट पावर होती है a की, और b की पावर वो होती है जो यहाँ लिखी होती है 0। मतलब एनसीआर में जब आप a की पावर लिखोगे n और b की पावर यहाँ लिखोगे ना, तो b की पावर r होगी सबसे पहले वाले टर्म में, है ना। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, एनसी, ये r 1 से बढ़ गया तो a की पावर 1 से कम हो जाएगी, n-1, और b की पावर पे 1 आ जाएगा। समझ गए,
तो हमेशा ऐसी, मैं अभी ये जनरल टर्म इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल तो मैं एक्सपेंड तुमको प्रूफ करके बताऊंगा प्रॉपर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी हम नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल वाले केस पे। जब 7 पावर आप खोलोगे तो 7c 0 के साथ क्या आएगा बेटा, a की पावर हाईएस्ट आ जाएगी और b की पावर 0, यानी वो 1 है। ना भी लिखोगे b तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ। अब सेकंड टर्म में बेटा क्या आएगा, 7c1 में a की पावर अब क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, जैसा कि हमने समझा है अब तक कि a की पावर अब 1 कम होती जाएगी और b की पावर 1 बढ़ती जाएगी, इनटू b की पावर अब 1 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर अब 5 हो जाएगी, मतलब a की पावर क्या होती है, वो n माइनस r होती है, और b की पावर r, NCR में है ना, यही बताया ना मैंने अभी, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो देखो अब वही लगाते जाओ। अब जब तीसरा केस आएगा तो a की पावर एक और कम कर दो, 5 आ चुकी है तो 4 होगी, और b की पावर आप एक और, सॉरी b की पावर यहाँ स्क्वायर आ गया, b की पावर आप एक और बढ़ा दो। और चौथे केस मतलब फिफ्थ टर्म में क्या आ जाएगा, a की पावर 3 b की पावर 4, ऐसे ही आखिरी सिक्स टर्म में क्या आ जाएगा, a की पावर स्क्वायर इंटू b की पावर 5, है ना। सेवन टर्म में क्या आ जाएगा, a की पावर 1 इंटू b की पावर 6, और आखिरी टर्म में फाइनली क्या आ जाएगा, a की पावर 0 यानी 1 और b की पावर हाईएस्ट 7। ठीक है, तो आपके 8 टर्म हो गए और आपके ये कोएफिशिएंट हो गए। मतलब जब आप इनको सॉल्व करोगे 7c7 तो 1 आना है और 7c0 भी 1 आना है, बीच वाले आप जितने भी सॉल्व करोगे वो पास्कल ट्रायंगल से भी आप मिलाओगे तो आपका आंसर हमेशा एक जैसा ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई जो आप अब ऐसे एक्सपेंड कर लिया करोगे कि आपके टर्म जो हमेशा घात से जो टर्म निकलेंगे वो घात +1 आते हैं ना, घात +1 यानी पावर +1। वो मैं सब एंड में एक इकट्ठे करके सारी चीजें लिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी समझने के लिए समझो, केवल समझो ध्यान से, है ना। ये जनरल टर्म ये सब एंड में डिस्कशन होगा इसका। तो ये चीज हो गई ये। अब इसके बाद एक पैटर्न बेटा और ध्यान से समझना है इसमें, क्या कि एक चीज और, जितनी आपकी इंडेक्स मतलब जितनी आपकी पावर है यानी घात है, जितनी भी आपकी घात है, हमेशा जब a और b को आप मल्टीप्लाई करोगे और उनकी घात जोड़ोगे ना, ये हमेशा उतनी आएगी बेटा हर केस में। देखो पहले केस में आप a इंटू बी, देखो गुणा में घातें क्या होती हैं, x की पावर 1 लिखा है और x की पावर कहीं 3 लिखा है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 4 लिखते हो ना आप, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी व्हेन यू मल्टीप्लाई देन बोथ द पावर्स विल गेट ऐड। तो आप जब ये जुड़ जाएंगी, दोनों घातें जुड़ती हैं, तो हमेशा ध्यान रखो a इंटू बी का मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा ऊपर, a इंटू बी का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो a की पावर 7 और b की पावर 0, तो क्या हो गया, घातों का सम 7। दूसरे केस में देखो, दूसरा जब टर्म है उसमें पहले की a की घात 6 है और b की घात 1 है, अगेन सम 7 हो गया +1। और तीसरे केस में देखो 5 + 2 7, चौथे वाले टर्म में देखो 4 + 3 7, और फिफ्थ टर्म में देखो 3 + 4 7। मतलब आप ध्यान से देखो हर केस में जो है इनका सम करोगे घातों का, तो हमेशा a और b की घात का सम जो है हमेशा 7 आएगा। ठीक है, ये कुछ जनरल बातें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है। मैं सारी चीजें तुमको पॉइंट वाइज एंड में लिखा दूंगा, पहले समझ लो ध्यान तो से। सर बताओ। सर a के पावर 7 और a के पावर 0 जुड़ जाएगा कैसे सर? इसका तो आधार तो विषम है, मतलब एक नहीं है, वो तो जुड़ता है सम, मतलब एक जैसा रहता है तो ना। नहीं, अच्छा ऐसा कौन बताया तुमको? सर जैसे x के पावर 1 लिखे थे ना आप नीचे, हाँ, तभी तो बातें जुड़ती हैं। x की पावर 1 और x की पावर 7 लिखा है, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो आप x की पावर 8 नहीं करोगे, इसको क्या करोगे फिर? यस सर करेंगे इसको सर, लेकिन इसका आधार जो है सेम है इसलिए करेंगे, लेकिन उसमें तो a और b अलग ना है। हाँ, अरे अच्छा, तुम उस केस में कह रहे हो। देखो मेरा पॉइंट वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनका मल्टीप्लाई होके घात जुड़ जाएंगी, मैं बता रहा हूँ इनका सम देखो ध्यान से। सम तो 7 आ रहा है ना, a की पावर 6 जो है और b की पावर 1 है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो पावर्स आ रही हैं इनमें, पहले a की पावर 7 आ गई, वहां पे b की पावर 0 थी, दोनों का तुम इंडिविजुअली सम करके देखोगे तो ये मैच कराने के लिए तुम्हारी पावर हमेशा 7 ही होनी चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि और ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जुड़ जाएंगी, ये मतलब नहीं है। यस सर। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस केस में इंडिविजुअली मैच करोगे तो हमेशा इनका सम जो है 7 ही रहना चाहिए, क्योंकि केस में 7 दिया हुआ है। समझ गए? ये चीजें वेरीफाई करने के लिए आपके आंसर को। समझ में आया? यस सर। ठीक है, गुड। अब ध्यान से देखो अगला। ये तो हम इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब एक चीज और है, अब इसीलिए इसका जो फाइनल जनरल टर्म बनता है उसका प्रूफ तो आज मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्रूफ में कम से कम आधा घंटा लगेगा और अब टाइम ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं इसका जनरल एक्सपेंशन लिखा देता हूँ। जनरल जो एक्सपेंशन है उसके बाद में टर्म्स लिखा दूंगा, फिर कल हम प्रूव कर लेंगे आराम से, है ना। जनरल एक्सपेंशन मतलब जब आपके पास साफ साफ उसने दिया है कि a + b की पावर n खोलो, तो कैसे खोलोगे, है ना। तो
पहली चीज जो अभी तक हमने सीखी है बेटा कि जितनी पावर होती है टर्म हमेशा कितने आएंगे, n+1, मतलब एक टर्म जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा आएगा, है ना। पहली चीज हमने ये सीखी है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करोगे तो n+1 क्यों होती है, क्योंकि हम 0 से शुरुआत करते हैं ना। तो पहला कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, nc0, ये तो पता ही है हमको, nc0 और इंटू a की पावर क्या आएगी n, इंटू b की पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, पहला टर्म। ठीक है, पहले b की पावर 0 लिखने की अब मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो समझने के लिए, अगले पॉइंट में हम मिटा देंगे इसको, b की पावर 0। अब अगला टर्म क्या आएगा बेटा, जैसे ही n के पावर नीचे 0 बढ़ेगा, मतलब nc1 आएगा नेक्स्ट टर्म, तो a की पावर n-r होती है, बताइए तुमको, तो a की पावर क्या हो जाएगी n-1, क्योंकि पहले हाईएस्ट पावर थी तो अब एक पावर कम होती चली जाएगी। अब मैं ये समझा रहा हूँ तो ये समझ में क्लियरली आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अब समझ में ना आए। a की पावर n-1 हो जाएगी और b की पावर बेटा क्या हो जाएगी, b की पावर बढ़ना चालू होगी, पहले 0 थी तो अब आ जाएगी 1। ऐसे ही थर्ड जो टर्म आएगा बेटा, थर्ड टर्म में क्या होगा, nc2, a की पावर n-2 और b की पावर 2। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या आएगा, nc3, a की पावर n-3, b की पावर 3। समझ में आया, इस तरीके से आपका थर्ड टर्म। अब प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन, आखिरी में जो दो टर्म आएंगे वो क्या आएंगे, आखिरी में जो आखिरी वाला टर्म आएगा ncn तक जाएगा ना, तो ncn-1, पहले तो सेकंड लास्ट टर्म जो आएगा वो ncn-1 आ जाएगा। तो ncn-1 जब आएगा तो a की पावर क्या होगी, a की पावर क्या होती है, a की पावर वो होती है जो आपका n है माइनस ncr, ये r है आपका, तो दोनों को माइनस कर दो, तो n-1, तो n-n-1 क्या आ गया, n-n+1, तो n से n कट गया, यानी a की पावर आखिरी में 1 बचेगी। आपको पता है क्योंकि डिक्रीज हो रही है, a की पावर तो डिक्रीज होनी है, n-1, n-2, ऐसे आखिरी में a की पावर 1 आ जाएगी, और b की पावर क्या हो जाएगी, n-1 प्लस आखिरी टर्म जो आएगा बेटा वो ncn आ जाएगा, और a की पावर क्या हो जाएगी 0। a की पावर क्या होती है, ncr में a की पावर हमेशा n-r होती है, तो n-r करोगे तो ये n है, n-n क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा हो, जल्दी हो रहा है कुछ, सर आ रहा है समझ में, क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले मुझे। तो आखिरी जो टर्म आएगा वो आएगा ncn, a की पावर 0 और b की पावर n। मतलब देखो अब पहले जो टर्म था उसमें b की पावर 0 थी, आखिरी टर्म में b की पावर n होगी, मतलब b की पावर बढ़ रही है, क्योंकि आपने यही सीखा अभी तक। और a की पावर देखो पहले टर्म में हाईएस्ट थी, फिर देखो कम होती चलेगी, पहले n, मैं सर्कल कर देता हूँ, पहले n थी, फिर n-1 कम हुई, फिर और कम हुई, एक एक पॉइंट कम होती जा रही है, फिर आखिरी में देखो, आखिरी में 1 आ गई और फिर आखिरी में 0 भी आ गई। इसका मतलब क्या है, a की पावर वास्तव में कम हो रही थी, है ना। ऐसे ही b की पावर देखो पहले 0 थी, फिर b की पावर बढ़ने लग गई, 1 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर देखो 3 आ गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना आ गया n-1, फिर यहाँ पे फाइनली n। ठीक है, तो b की पावर बढ़ती जाती है और a की पावर जो है कम होती जाती है। ये हमारे जनरल एक्सपेंशन का, ये फाइनली जनरल एक्सपेंशन। अब मैं इसको थोड़े अच्छे से फॉर्म में लिख देता हूँ कि कैसे लिखते हैं इसको। तो फाइनली जो a प्लस b की पावर जब आप n निकालते हो तो वो बनता है आपका nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1b प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn-1 a की पावर a की पावर 1 a इंटू, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर n-1 प्लस ncn b की पावर n। ये आपका फाइनल एक्सपेंशन बन गया। मतलब आपने अब तक जो सीखा है वो सारा का सारा इसमें आपने लगा दिया। ठीक है, आपके जो टर्म होंगे, टर्म कितने होंगे बेटा, n+1 हमेशा, और ये सारी चीजें आपने सीख ली कि इनके कोएफिशिएंट्स की क्या वैल्यू रहती है और a की पावर कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है, वो सब आपने सीख लिया है। ठीक है, अब इसकी जो 3-4 चीजें हैं, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसको हमेशा इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जब आपने ये सब लिख दिया है ऊपर तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब जो NCR होता है बेटा, NCR होता है, उसमें आप ऐसे लिखते हो कि जो a की पावर और b की पावर आपके, मतलब a की पावर और b की पावर किस फॉर्म में घट बढ़ रही है, तो वो ऐसे घट रही है कि NCR, ठीक है, r का सिंबल यही बना देता हूँ जो आपको पता है, NCR इंटू a की पावर n-r इंटू b की पावर r। ये आपका जनरल एक्सपेंशन है। मतलब आप इसमें r की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको ऊपर वाला एक्सपेंशन मिल जाएगा हमेशा, है ना। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, r की वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, r बराबर 0 रखो,
तो देखो आपको पहला टर्म मिलना चाहिए। तो nc0 a की पावर n माइनस 0 इंटू b की पावर 0। तो क्या मिला फाइनल टर्म? nc0 a की पावर r सॉरी a की पावर n इंटू बी की पावर 0 कुछ नहीं होता, तो b की पावर 0 इज 1। तो देखो पहला टर्म सेम है क्या? nc0 a की पावर n और nc0 a की पावर n पहला टर्म सेम है। ऐसे ही r की वैल्यू जब 1 रख दोगे तो इसी टर्म में r की वैल्यू जब 1 रख दोगे तो nc1 r की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम, है ना, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1। तो क्या हो गया बेटा ये nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। तो ध्यान से देखो क्या ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या ये सेकंड टर्म है, क्या मैच कर रहा है ना। इसी तरीके से जब r की वैल्यू आप चेंज करते चले जाओगे बेटा, 0 से लेके n तक सारी वैल्यू जब आप डालोगे तो आपको इस एक्सप्रेशन में जब भी डालोगे वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में, तो आपको हमेशा ऊपर वाले जो टर्म जो है आपस में मिलते चले जाएंगे, वही टर्म। जैसे 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, तो आपको अल्टीमेटली उसी एक्सपेंशन के रिजल्ट मिलते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या लिखा है ऊपर, क्या किया है? यस सर। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म बन गया, मतलब एनसीआर इंटू ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर में जब आप वैल्यू डालते हो आर की अलग अलग, तो आपको ये वाले टर्म मिलते हैं। ये मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। वैसे तो रिकॉर्ड भी हो रहा है लेकिन फिर भी सेव करना जरूरी है। तो अब एक काम करते हैं, ये तो आपको ये टर्म समझ में आ गया कि एनसीआर इंटू ए की पावर एन, ये लिख रहे हो ना? किसी को लिखना है तो नोट कर लो पूरा, फिर मैं इसको मिटा के एक और चीज बताने वाला हूँ, वो और बता देता हूँ। फिर मैं तुम्हें 4-5 पॉइंट लिखा दूंगा इससे रिलेटेड जो हमने आज समझे हैं, वो तो फिर तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियरली। नोट कर रहा है कोई या फिर मैं मिटाऊं? सर नहीं कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं, कह तो मिटा दो। ठीक है, नहीं करना है नोट तुमको? नोट करो यार, नोट जिसको करना है करो फटाफट, फिर मैं बताऊं। सर हमने कर लिया। ठीक है, गुड। बाकियों को करना है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो अपने सीख लिया, अब ध्यान से देखो अभी हमने क्या सीखा बेटा कि एनसीआर में जब आपकी वैल्यू डालते हो, मतलब जो एक्सप्रेशन हमने सीखा है एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, ये एक्सप्रेशन में जब आप अलग अलग वैल्यू डालते हो आर की, तो हमारी जो है ए प्लस बी की पावर एन वाले एक्सपेंशन को हम खोल सकते हैं। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पॉइंट नंबर 1 ये है, इसकी जो नोटेशन है वो ऐसे है कि समेशन, ठीक है, ये समेशन का सिंबल होता है, किसी ने पढ़ा हो अब तक तो पढ़ लिया होगा वैसे सबने, k बराबर 0 टू n एन सी, एक मिनट, k बराबर नहीं, हम r बराबर करेंगे, r बराबर 0 टू n एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। ये देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये चीज, ये डब्बे में जो बंद की है ये यही चीज है नीचे, लेकिन मैंने ये सिंबल जो लगाया है, ये सिंबल का मतलब समझो। ये सिंबल मैंने क्यों लगाया बेटा? ये सिंबल मैंने इसलिए लगाया है, ये सिंबल हमको ये बता रहा है कि ऐसे जब r बराबर जब 0 से लेके आप n तक डालोगे अलग अलग पॉइंट पे, जब r बराबर आप 0 से लेके n तक डालोगे तो उन सबको, सारे पॉइंट्स को, सारे टर्म्स को ये सम कर देगा। मतलब जब r बराबर 0 डालोगे तो आपको पहला पॉइंट मिलता है nc0 a की पावर n इंटू बी, सॉरी b की पावर 0 यानी 1, ठीक है। फिर अब दूसरा टर्म तो आप लिख दोगे r बराबर 1 डाल के, लेकिन इस समेशन जो मैंने सिंबल बनाया है, W जो बनाया है लेफ्ट साइड में उल्टा करके, ये इसलिए बनाया है, इसका मतलब होता है समेशन, इसको पढ़ते हैं समेशन से। तो जब समेशन आप पढ़ोगे तो पहला पॉइंट जो आपका पहला टर्म आ गया, प्लस दूसरे टर्म के लिए जैसे आप nc1 करोगे, r की वैल्यू 1 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस करने के लिए ये हम समेशन का पॉइंट जो है यूज करते हैं, इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है। समेशन का सिंबल है ये। तो जब भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो कि nc0 a की पावर n nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, इस तरीके से आप खुलते चले जाओगे इसको, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, प्लस डॉट 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 डॉट, इसको आप ऐसे एक्सपेंड करोगे क्योंकि समेशन लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो हमने ये सीखी। सेकंड, ठीक है, तो जो भी इसके कोएफिशिएंट है ना, ये वाले nc0 nc1 nc2 nc3, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं ना। द कोएफिशिएंट, मैं लिख देता हूं, द कोएफिशिएंट्स NCR, जो NCR आ रहा है ना बार बार 0 1 2 3 0 R की वैल्यू जब मूव करोगे
तो उसको बोलते थे, कोई भी एनसीआर अकरिंग, अकरिंग मतलब आ रहा है उसमें एक्सप्रेशन में, अकरिंग इन एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन लिख दो, जो आप एक्सपेंड कर रहे हो इसको a प्लस बी की पावर n को, तो जो आपका एनसीआर वाले टर्म आ रहे हैं उनको बाइनोमल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं उनको। थर्ड हमने क्या सीखा कि देयर आर ऑलवेज n प्लस वन टर्म, ठीक है, हमने ये सीखा कि जब भी आप, जब n प्लस वन टर्म होंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा खुलना, मतलब आप जब उसको खोलते हो, एक्सपेंड करते हो, बड़ा करते हो, आप चीजों को सरल तरीके से लिखते हो, देयर आर ऑलवेज n प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, ठीक है। तो जितनी पावर होती है, जितनी पावर होती है बेटा, उससे हमेशा एक टर्म ज्यादा आता है आपके एक्सपेंशन में, ये हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है ना। फोर्थ पॉइंट आपने क्या सीखा अब तक? फोर्थ पॉइंट ये है, हाँ, कि जब, हिंदी में लिख देता हूं और समझ में आ जाएगा, जब आप a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करोगे, तो a की पावर, a की घात, हिंदी में लिख देते हैं, घात यानी a की जो पावर है वो डिक्रीज होती है ना, डिक्रीज होती है यानी कम होती है, होती जाती है, कम लिख देता हूँ तो ज्यादा समझ में आ जाए, वो कम होती जाती है यूनिटी से, है ना, यूनिटी से मतलब एक एक करके, पहले हाईएस्ट पावर आती है फिर एक एक, है ना, एंड b की पावर, b की घात जो है, b की घात बढ़ती जाती है यूनिटी से, मतलब जिस तरीके से वो कम हो रहा है a, उसी तरीके से b की पावर बढ़ती जाती है, b की घात बढ़ती जाती है यूनिटी से, यूनिटी मतलब वन से, मतलब वन से, ठीक। तो ये हमने चौथी चीज सीखी। आखिरी जो चीज इसमें लिखी हुई है, हाँ आखिरी चीज वही है, आखिरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, कि जब भी आप जो एक्सपेंशन में जो टर्म आते हैं, आप किसी भी टाइम पे इन दोनों टर्म की पावर को जोड़ोगे ना, तो वो हाईएस्ट पावर जो आपको बोली है उसी के बराबर आएगी। जैसे a प्लस, ये जो नोटेशन है a प्लस बी की पावर n के लिए लिख रहे हो आप, है ना, तो ध्यान से देखो इस सेकंड टर्म को ले लो, सेकंड टर्म की घातों को जोड़ो, a की पावर n माइनस वन है और b की पावर क्या है, वन, तो n माइनस वन प्लस वन आप करोगे तो क्या आ रहा है बेटा, वन से वन कट जाएगा n, तो हमेशा घात उतनी ही आएगी। किसी भी दो टर्म की जब आप घात को जोड़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा जो हाईएस्ट पावर जो भी है ना उस वही आएगी। तो ये पॉइंट मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का जितना भी समझा है क्लियर है अब तक? यस सर। ठीक है, यस सर। और बाकियों को सबको क्लियर है? हाँ, तो वही है, तो आपको इजीली जो है अभी हो जाएगा, आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का भी समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो अभी इसका प्रूफ, मतलब जैसे ये तो हमने सीख लिया, अब इसका एक प्रूफ होता है। प्रूफ में कुछ नहीं है, मैथमेटिकल इंडक्शन हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था कि प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ मैं कल बता दूंगा तुमको डिटेल में, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, अभी इतना वक्त है नहीं आज। तो एक प्रूफ रह गया आपका, प्रूफ के बाद फिर हम नॉर्मल टर्म्स की बात करेंगे, है ना, कि टर्म्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन पे थोड़े फिर कल क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम बचा तो क्वेश्चन करके हम जो है उसको समापन कर देंगे फिर, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। आज का क्लियर है लेक्चर? कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी 4-5 मिनट बचे हैं, बताओ। सर नो डाउट। वेरी गुड। गौतम, निकिता, पूजा, प्रदीप, नया चैप्टर है बेटा ये, इसमें डाउट अगर है तो अभी पूछ लो। हालांकि इजी है, ज्यादा आगे कुछ है नहीं, बस अगर तुम्हें परम्यूटेशन का एनसीआर क्लियर है तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल स्टेप्स से ही आप फॉलो करोगे तो इजीली हो जाएगा। बताओ पूजा, कोई डाउट है क्या? नो सर, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। गौतम का भी कोई सर, डाउट नहीं है, प्रदीप का भी कोई डाउट नहीं है। सर बाइनोमियल थ्योरम का शब्दार्थ बता देते, अर्थ। क्या कह रहे हो? सर बाइनोमियल थ्योरम का अर्थ बता देते।
बाइनोमियल थ्योरम का जो हिंदी में क्या बोलते हैं इस चैप्टर को, वो कह रहे हो? सर द्विपद प्रमेय। हाँ, द्विपद प्रमेय बोलते हैं इसको। द्विपद ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, हालांकि मैं भी हिंदी में कच्चा हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या बोलते हैं इसको। मुझे यार उतना हिंदी में क्लियर नहीं है चैप्टर कि क्या बोलते हैं इसको, कि हिंदी में मैं बता देता हूँ। वैसे उसने बता दिया, साक्षी ने, वो सही बता रही है, द्विपद प्रमेय ही बोलते होंगे इसको। और मैं देख लेता हूँ, हाँ द्विपद प्रमेय ही है। बाइनोमियल थ्योरम की जो हिंदी है वो मैं लिख देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरम तो आपको पता ही है, प्रमेय बोलते हैं। बाइनोमियल मतलब द्विपद, द्विपद प्रमेय। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने यहाँ। तो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल से फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके। Right, sir.